Hello everyone. Today's topic is refraction through curved surfaces. अभी तक जो हमने लेक्चर्स देखे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, वो रिफ्रैक्शन हो रहा था कहाँ से? प्लेन सरफेस से। जैसा कि हमने देखा भाई, तीन बेसिक चीजें देखी हमने, है ना। एक वाटर सरफेस वगैरह, किसी लिक्विड सरफेस। तो लिक्विड का जो टॉप सरफेस होता है अक्सर क्या होता है बेटा? फ्लैट होता है, तो वो एक प्लेन सरफेस हो गया। फिर हमने देखा ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब भी हमने कैसे लिए थे? प्लेन, दोनों जो उसके ये थे पैरेलल थे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिए, तो उसके भी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस थे वो प्लेन थे। ओके। और तीसरा जो हमने देखा वो था प्रिज्म। प्रिज्म भी आपका जो सरफेस होता है वो क्या रहता है? प्लेन रहता है। ठीक है। तो अभी तक जो हमने रिफ्रैक्शन देखा वो कहां पर हो रहा था? प्लेन सरफेस पर हो रहा था। बट अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कर्व्ड सरफेस। ठीक है बच्चे। तो अगेन कर्व्ड सरफेस की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, कर्व्ड सरफेस की जब मैं बात करूंगा तो दो तरह के कर्व्ड सरफेस आएंगे। ठीक है, एक जो आपका कनकेव होता है और दूसरा जो आपका कन्वेक्स होता है। ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स दो टाइप के आपके स्फेरिकल सरफेसेस या कर्व्ड सरफेसेस हम अक्सर देखेंगे। ठीक है, यही दो हमें केसेस देखने को मिलेंगे। ओके, तो अगर मैं कन्वेक्स कर्व्ड सरफेस की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा भाई? इस तरीके का कुछ होगा। ये मान लो इस तरफ जो है इसका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा बेटा? बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट होगा। ये एक मटेरियल है, ठीक है, ये मान लो ग्लास का है और इधर क्या है? एयर है। ठीक है, और इस तरीके से इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लाइट इस तरीके से एंटर करेगा। ठीक है बच्चे, तो जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर एयर है, इधर अलग मीडियम है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर आएगा तो रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है वो सरफेस इस बार प्लेन नहीं है बल्कि क्या है? कर्व्ड है। और ये वाला जो कर्व्ड सरफेस है वो देखो किस तरीके का है? बाहर की ओर उभरा हुआ है, बल्ज्ड आउट है। तो ये वाला सरफेस जो है वो हो जाएगा कन्वेक्स सरफेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी को मैं इस तरीके से बनाता तो बेटे यहां पर क्या दिख रहा है आपको? अगेन मैं यहां पर अगर एक ऑब्जेक्ट लूं और इस तरीके से लाइट एक इंसिडेंट कराऊं, ओके, तो बच्चे यहां पर इधर अलग मीडियम है, सपोज एयर, और इधर का जो स्ट्रक्चर है वो सपोज ग्लास का है, तो मीडियम में चेंज होगा। मीडियम में चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन जिस सरफेस पर हो रहा है वो प्लेन नहीं है, वो कैसा है? अंदर की ओर, है ना, धंसा हुआ है, बेंड इनवर्ड है। और जब बेंड इनवर्ड होता है तो अपन उसको क्या कहते हैं? कनकेव सरफेस। ठीक है, तो ये देखो कनकेव और ये कन्वेक्स, ये दो तरह की चीजें अपने को इनकाउंटर करना पड़ेगा। ठीक है, कनकेव, कन्वेक्स एंड कनकेव, यहां पर रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा। अब कर्व्ड सरफेस पर जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो इसके साथ साथ अपने को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी समझना होता है। ठीक है, तो देखें वो क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस। पहला, ठीक है बेटा, सबसे पहले आपका हो जाएगा पोल। देखो ये कुछ नया नहीं है, जो हम पहले से पढ़ते आए हैं वही सारी चीजें। ठीक है, अगर मैं कन्वेक्स सरफेस की बात करूं तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा, है ना। इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है दैट इज पोल। ओके, तो मैं अलग से इन सारी चीजों को लिखाने वाला नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि आपको सारी चीजें पता है। ठीक है, तो पोल क्या होता है बेटा? हमने पहले से पढ़ा है। पोल क्या होता है? मिड पॉइंट, ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ द
सरफेस। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट जो होगा इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, उसको हम क्या कह देंगे, पोल कह देंगे। तो ये बात क्लियर होगी। दूसरी चीज है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, अगेन ये भी सेम चीज रहेगा बेटा। यहां पर हम क्या करेंगे, इसको किसको काट के बनाए हैं, आप अगर इसको गौर से देखो तो आप इसको एक गोला कंप्लीट कर सकते हो, है ना, इस तरीके का एक स्फेयर कंप्लीट कर सकते हो। तो ये स्फेयर किसी इस स्फेयर का एक सेंटर भी होगा भाई, है ना। तो आप कह सकते हो कि ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस है इस ये, और फर्क बस इतना है कि वहां पर अपन मिरर की केस में क्या करते थे, हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास लेते थे, यहाँ पर सॉलिड स्फेयर ऑफ ग्लास है और उसका एक पार्ट हमने कट कर लिया है। ठीक है, तो हमारा जो स्फेरिकल सरफेस है वो जिस सॉलिड स्फेयर ऑफ ग्लास का पार्ट है उसका जो सेंटर होगा उसको अपन क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा जो कर्व है वो जिस सॉलिड स्फेयर ऑफ ग्लास का पार्ट है उसका कोई तो सेंटर होगा, स्फेयर है तो सेंटर होगा, उसी सेंटर को अपन उस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देंगे। तीसरी चीज बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन, ठीक है बच्चे, क्योंकि ये एक स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का क्या होगा बच्चे, रेडियस भी होगा, तो इसको क्या कह देंगे हम लोग, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगेन इट विल बी डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच the spherical surface is a part is known as radius of curvature। तो radius of curvature आपने समझ लिया। फोर्थ है बेटा एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम बेटा, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो पोल और सेंटर को ज्वाइन करे। ठीक है, पोल और सेंटर को कनेक्ट करने वाली इमेजिनरी लाइन को हम लोग कहते हैं बेटे क्या चीज, प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल, ये सारे डेफिनेशन पहले भी पढ़े हमने, यहां पर भी सेम डेफिनेशन है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। फिफ्थ हो जाएगा बेटा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो अगेन यहां पर पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा, जो भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर मिलेगा बेटा वहां पर क्या बन जाएगा, फोकस। तो अगेन फोकस का भी डेफिनेशन सेम है, ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। यहां पर क्या हो रहा है, लेंस की बात, ग्लास की बात हो रही है, रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, तो यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज है वो जिस पॉइंट पर मिलेंगे या मिलता हुआ अपीयर होगा उस पॉइंट पर क्या बनेगा, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये भी हो गया बेटा प्रिंसिपल फोकस, अपने को समझ में आ गया। फिर और क्या बेटा, चलो, तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हमें समझ में आ रहा है, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ भी कर सकते हैं हम लोग, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, पोल से फोकस तक की जो दूरी होती है उसको अपन क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको, बहुत अच्छे। देखो बेटे, अभी तक हमने क्या किया, साइन कन्वेंशन पढ़ा, मिरर के केस में, प्लेन मिरर के केस में साइन कन्वेंशन पढ़ा, फिर हमने स्फेरिकल मिरर के केस में साइन कन्वेंशन पढ़ा, और अब हम बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल सरफेस। यहां पर भी अपन साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं जिसको अपन न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहते हैं। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। अगेन बच्चे, जो हमने पहले पढ़ा था क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन के बारे में, बस उसी को रेफरेंस लेते हुए, उसी को माइंड में रखते हुए हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मान लो
ये हमारा एक कन्वेक्स सरफेस मिला, ये हमारे लिए क्या है, पोल है। तो बेटे सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है, पहला जो पॉइंट है इसका, इस साइन कन्वेंशन का, कि आपको सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करना है, पोल से। मींस आपका पोल जो है वो ओरिजिन की तरह काम करता है। पहले भी ऐसा होता था, है ना, पोल इज assumed एज ओरिजिन, ठीक है, पोल इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन। तो जो भी डिस्टेंसेस अपने को मेजर करना होगा वो कहां से करेंगे बेटा, पोल से करेंगे। तो ये पहला हो गया, ठीक है, पहले भी यही था। सेकेंड पॉइंट क्या होता था बेटे, कि मान लो लाइट रे इस तरफ से इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो लाइट रे के डायरेक्शन को, इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन माना करते थे। तो ये देखो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन यहां से शुरू होना है, अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो कहलाएगा कि हमने कहां चला, along द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे चला, और इधर का डायरेक्शन हम क्या ले लेंगे बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। तो along द डायरेक्शन ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस टेकन along द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव, एंड अपोजिट टू द, ठीक है, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव, ठीक है। और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस क्या लेंगे, पॉजिटिव, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या लेंगे, नेगेटिव। तो यही साइन कन्वेंशन पहले भी था बेटा, अभी भी ये वैलिड है, ठीक है। दिस साइन कन्वेंशन इज स्टिल वैलिड, ओके। along the principal axis positive, opposite to the along the direction of incident ray positive, opposite to the डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे नेगेटिव, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो अक्सर अपन क्या करते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखा है तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अक्सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इमेज बेटे अगर इस तरफ बन रहा है, राइट साइड बन रहा है, तो आपको क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा, ठीक है। और इस तरफ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो रियल इमेज के लिए जो पॉजिटिव जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो पॉजिटिव होगा। इस तरफ बनेगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा। तो वर्चुअल इमेज के लिए आपका, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड यही है कि आपको फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में एग्जैक्टली बता सकते हो, ठीक है। बाकी चीजें वेरी कर सकती है, हम जैसा ऑब्जेक्ट रखेंगे उसके हिसाब से कंपेयर करके, है ना, इस चीज को बताएंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। ये सारी चीजें हम इस साइन कन्वेंशन से क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको देखना है, ठीक है। अगर लाइट का डायरेक्शन इधर है और ये देखो इसको अगर अपन गोला कंप्लीट करें, स्फीयर कंप्लीट करें, तो इसका सेंटर किधर आता है बेटा, इधर। तो इसका रेडियस किधर आएगा, इस तरफ आएगा। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिख रहा है बेटा, अलोंग द डायरेक्शन दिख रहा है। तो इस केस में पॉजिटिव है, ठीक है। और कोई और केस होगा जिसमें इस तरफ बनेगा तो उसको अपन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन कोई नया चीज नहीं है, ये भी हमारा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कर्व्ड सरफेस, ठीक है। फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कर्व्ड सरफेस। इसमें अपन क्या करेंगे, दो केसेस मानेंगे, ठीक है। केस वन, केस करके लेंगे, एक बार हम रेयर टू डेंसर कराएंगे और एक बार डेंसर टू रेयर कराएंगे, ठीक है। व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम जा रहा है, देन, ठीक है भाई। सरफेस आप कैसा भी ले सकते हो, कन्वेक्स ले सकते हो, कनकेव ले सकते हो, जो मन करे वो ले सकते हो। ठीक है भाई, ये हमने बना लिया। तो आपको पता है ये क्या चीज होगा बेटा, पोल होगा, और इसका कोई सेंटर आएगा, सपोज ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओके। और ये क्या बन जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे को इंसिडेंट कराया यहाँ पे, ठीक है भाई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे को इंसिडेंट कराया। अब लाइट रे हमेशा कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्ट से आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, आया। तो भाई आपको रिफ्रैक्शन देखने से पहले आपको एक नॉर्मल डालना पड़ेगा। यहाँ पर नॉर्मल कैसे डालोगे, तो मैंने आपको बोला है जब भी स्फेरिकल सरफेस रहे तो नॉर्मल का काम कौन करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन खींच दो, ठीक है। तो ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहां से हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है बेटे। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल का काम करेगा। प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई कि इस लाइन, ये जो लाइट रे है उसको कैसे जाना चाहिए, इस तरीके से जाना चाहिए, है ना, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना चाहिए। बट हो क्या रहा है, इधर क्या है बेटा, एयर है, इधर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने क्या बोल दिया, μ1, और इधर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोल दिया मैंने, μ2। बेटे एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखें, मैंने अक्सर शुरू से लेकर के ये चैप्टर मैंने जब से शुरू किया है मैंने क्या बोला है कि जहां से लाइट चले, ठीक है, जहां से लाइट इंसिडेंट हो रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या लो, μ1 लो, और जिस मीडियम को लाइट रे जा रहा है उसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या मानो, μ2, है ना। साइन कन्वेंशन हमने अभी तक हमेशा यही लिया है, ठीक है। μ1 यानी फ्रॉम द मीडियम फ्रॉम विच लाइट इज कमिंग, यानी फ्रॉम विच लाइट इज बीइंग इंसिडेंटेड, एंड मीडियम 2 यानी μ2 हमने उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को माना है जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद जाती है, ठीक है, यानी रिफ्रैक्टेड लाइट जिस मीडियम में है, इंसिडेंट लाइट जिस मीडियम में है μ1, रिफ्रैक्टेड लाइट जिस मीडियम में जाएगा μ2, ठीक है, यही हमारा साइन कन्वेंशन है। तो देखो इंसिडेंट लाइट किस मीडियम में है, इस लाइट में ये μ1 हो गया, रिफ्रैक्ट होकर किस मीडियम में जाएगा, इस मीडियम में जाएगा, μ2 ले लिया हमने। तो बेटे यहाँ पर क्लियरली सीन है, बाहर हमने एयर लिया है, इधर एक मीडियम है, तो इधर रेयरर है इधर डेंसर है, तो आपको पता है बेटा रेयरर टू डेंसर जाए तो क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है। तो ये मान लो इस तरीके से बेंड हो गया, ठीक है, तो ये बेंड हो गया लाइक दिस, ठीक है बेटे, ये बेंड हो गया लाइक दिस। और एक लाइट रे हमने क्या किया बेटा, इसको इस तरीके से डाला, तो ये वाला लाइट रे क्या होता है, सीधा निकल जाता है, सीधा, ठीक है। तो आप देखो जो दो रिफ्रैक्टेड रे है ये और ये कहां पर मिल रहे हैं बच्चे, यहां पर मिल रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर फॉर्म हो रहा है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया बेटा, ये इमेज हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब एक चीज देखो, पोल से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से इमेज तक की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस। एंड पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने मान ली, ठीक है, अज्यूम कर लिया, ओके। एक और चीज याद रखना, चलो यहां पर एक मैं परपेंडिकुलर डाल दे रहा हूं इस तरीके से, एम एन। हम जो ये प्रूफ कर रहे हैं, है ना, हम जो ये डेरिवेशन कर रहे हैं इसमें हमने दो एजम्पशंस लिए हैं, ठीक है, दो बातें एज्यूम की है। पहली कि जो भी कर्व्ड सरफेस है उसका एपर्चर बहुत कम है, ठीक है, आप कहीं साइड में लिख लो एजम्पशंस। पहला, कर्वेचर इज वेरी स्मॉल, सॉरी एपर्चर is very small, एपर्चर इज वेरी स्मॉल। एपर्चर स्मॉल होने से क्या होता है बेटा, एपर्चर स्मॉल होने से ये होता है कि उस सरफेस के किसी दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग निग्लिजिबल होता है, ठीक है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है लगभग निग्लिजिबल होता है, यानी वो दोनों को आप बहुत पास कंसीडर कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां देखो मैंने एम एन डाला है, तो ये एन पॉइंट और ये पी पॉइंट थोड़ा सा सेपरेटेड दिख रहा है, थोड़ा सा सेपरेटेड दिख रहा है, बट ये चूंकि हमने इसका कर्वेचर बहुत छोटा लिया है तो ये बहुत इतने पास होंगे कि आप दोनों को क्या मान सकते हो, सेम मान सकते हो, यानी एन को पी से रिप्लेस कर सकते हो, यानी एन और पी पॉइंट को सेम मान सकते हो। क्यों, क्योंकि हमने कर्वेचर एपर्चर बहुत छोटा लिया हुआ है। और दूसरा चीज ठीक है,
कि यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया बेटा, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये एंगल्स बहुत छोटे होंगे, ठीक है, ये एंगल्स क्या होंगे, बहुत छोटे। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस आर वेरी स्मॉल, ठीक है, ये दो एजम्पशंस हैं, ठीक है, इसको आप साइड में लिख लेना। चलो तो आप प्रूफ करते हैं इस चीज को। अब अगर आप गौर से देखो बेटा तो यहां पर हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है ओ एम सी। अच्छा एक और चीज देखो, यहां पर एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है, इस एंगल को हम क्या बोल लेंगे, अल्फा, और इस एंगल को हम लोग बोल लेंगे बीटा, और इस एंगल को बोल लेंगे गामा, ठीक है। ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, आपको आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अक्सर अक्सर है ना, यही चीज आप मानना, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का एंगल है वो अल्फा लेना, इमेज का एंगल बीटा लेना, और सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसको गामा लेना, हम हमेशा ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा ये एंगल हमने मान लिया। अब आ जाओ बच्चे ट्रायंगल ओ एम सी में, इन ट्रायंगल ओ एम सी, अगर आप ट्रायंगल ओ एम सी को देखो तो ये वाला जो एंगल है क्या बना रहा है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये अल्फा और गामा क्या है, इंटीरियर एंगल है। अगर आपने ज्योमेट्री क्लास 10th में पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, और उनके बीच का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ एम सी आई इज एक्सटीरियर एंगल, अल्फा एंड गामा आर इंटीरियर एंगल, एंड द रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल इज दिस, कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ एम सी आई क्या हो जाएगा बेटा, आई इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आ जाओ बच्चे, एक और ट्रायंगल हमें दिख रहा है एम सी आई, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एम सी आई क्या हो जाएगा भाई, अब यहां पर अगर गौर से देखोगे तो ये गामा एंगल जो है इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बना रहा है, ठीक है, गामा इज द एक्सटीरियर एंगल एंड आर प्लस बीटा आर इंटीरियर एंगल। तो अगेन गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, गामा इक्वल्स टू हो जाएगा आर प्लस बीटा, देयरफॉर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे हम क्या करेंगे, यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, जहां रिफ्रैक्शन होगा वहां पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो होगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यानी स्नेल्स लॉ, यूज करो स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इनटू साइन ऑफ एंगल साइन आई इक्वल्स टू उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 साइन ऑफ एंगल कौन सा r। तो बेटे ये रिलेशन आ रहा है हमारे पास, ठीक है, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। अच्छा हमने कई बार इस चीज को यूज किया है कि अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है, अगर थीटा टेंड्स टू 0 हो जाए तो साइन थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाता है किसके, टेन थीटा के अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाता है किसके, थीटा के। आप सभी को पता होगा ये चीज, ठीक है ना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। तो चूंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये आई और ये आर बहुत छोटे छोटे एंगल्स हैं, तो साइन आर को अपन क्या कर सकते हैं, टेन आई टेन आर भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा, μ1, अच्छा इसके पहले अपन और क्या कर सकते हैं भाई, आई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसको अपन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, थीटा, तो ये हो जाएगा आई, और ये क्या हो जाएगा बेटा, μ2 इंटू आर, ओके। ये वाला पार्ट जो है डायग्राम का हिस्सा है, इधर आते हैं, तो μ1
और आई के बदले देखो तो क्या है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा प्लस गामा, तो इसको लिख देंगे हम लोग अल्फा प्लस गामा, और म्यू टू आर के बदले क्या लिख सकते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 2 के पास जाएंगे और आर के बदले गामा माइनस बीटा लिख लेंगे। ठीक है, तो गामा माइनस बीटा ये आ गया। अब जैसे कि देखो आप क्या देख पा रहे हो, थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर भी ले सकते हैं ना, थीटा टेन थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं। तो यहां पर सारे एंगल्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो यहां पर अल्फा को मैं टेन अल्फा लिख सकता हूं, गामा को मैं टेन गामा लिख सकता हूं, टेन गामा लिख सकता हूं, टेन बीटा लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, वहां पर आपका है। ठीक है, तो चलो μ1 इंटू ये क्या लिख सकता हूं मैं, टेन अल्फा प्लस टेन गामा इज इक्वल टू μ2 टेन गामा माइनस टेन बीटा। अब देखो बेटा टेन अल्फा यहां से क्या लिख सकते हो, एम एन बाय एन ओ, है कि नहीं, एम एन बाय एन ओ, तो क्या हो जाएगा μ1 इंटू टेन अल्फा के बदले एम एन बाय एन ओ प्लस टेन गामा यहां आ जाओ बेटे, टेन गामा क्या हो जाएगा एम एन अपॉन एन सी। ठीक है, एम एन अपॉन एन सी, तो एम एन अपॉन एन सी इक्वल टू, इधर आ जाओ μ2 इंटू टेन गामा के बदले क्या लिख सकता हूं मैं, टेन गामा एम एन अपॉन एन सी, एम एन अपॉन एन सी माइनस टेन बीटा क्या हो जाएगा बेटा, एम एन अपॉन एन आई, एम एन अपॉन एन आई। ओके, तो इस तरीके से निकल करके आता है। अगर मैं इधर की चीजें रब कर दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, क्या हो रहा है बच्चे, एम एन सब जगह कॉमन दिख रहा है ना, एम एन एम एन एम एन एम एन सब में है। ठीक है, इस चीज को मैं खत्म कर देता हूं। बच गया क्या, μ1 1 अपॉन NO प्लस 1 अपॉन NC इक्वल टू μ2 1 अपॉन NC माइनस 1 अपॉन NI। ठीक है, ऐसा आ गया। अब जैसा कि मैंने बोला बेटा इसका एपर्चर क्या है, बहुत छोटा है, और एपर्चर छोटा होने से आप क्या मान सकते हो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत पास है। ठीक है, तो मैं n को क्या कर सकता हूं, p से रिप्लेस कर सकता हूं, ड्यू टू स्मॉल अपर्चर ओके, p इक्वल टू n, देयरफॉर μ1 इंटू 1 अपॉन, जहां जहां n दिख रहा है उसको p से रिप्लेस कर लो, तो 1 बाई PO 1 बाई PC 1 बाई PC माइनस 1 अपॉन PI, ऐसा हो गया इक्वेशन हमारा। ठीक है, अब देखो बच्चे P से O क्या चीज है, PO इज इक्वल टू व्हाट, U। साइन कन्वेंशन यूज करो बेटा, लाइट किधर से किधर जा रहा है, इस तरफ से इस तरफ, तो उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो माइनस U लेना पड़ेगा। ठीक है, B इक्वल टू सॉरी PC, तो P से C क्या है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, R किस तरफ है, राइट साइड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। PC निकाल लिया आपने, PI क्या है बेटे, P से I इमेज डिस्टेंस, राइट साइड पॉजिटिव, तो प्लस V है ना। तो ये साइन कन्वेंशन के साथ हम इसको यहां पर पुट करते हैं, क्या होगा देखते हैं, μ1 1 अपॉन PO के बदले क्या लिख सकते हो बेटा, माइनस U, और प्लस 1 अपॉन PC को क्या लिख सकता हूं, 1 बाई R इक्वल्स टू μ2 1 अपॉन PC इज 1 बाई R माइनस 1 अपॉन PI इज V। तो ये देखो क्या हो रहा है बेटा, माइनस μ1 बाई U प्लस μ1 बाई R इज इक्वल्स टू μ2 बाई R माइनस μ2 बाई V। ठीक है, अरेंज करो इसको इस तरफ ले जाता हूं बेटा, हो जाएगा μ2 माइनस μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U, है ना, ये इधर आ गया तो μ2 बाई V और ये माइनस μ1 बाई U, और इसको उधर भेज दो बेटा, तो क्या हो जाएगा, μ2 R दोनों में कॉमन है, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ठीक है, क्या आ रहा है हमारे पास, μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। दिस इज द फॉर्मूला।
चलो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल करके आया, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटे। बस आपको याद ये रखना है कि μ1 है क्या। μ1 कोई फिक्स चीज नहीं है, μ2 कोई फिक्स चीज नहीं है। μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम फ्रॉम विच लाइट इज कमिंग, फ्रॉम विच लाइट इज इंसिडेंटेड, ठीक है। और μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच लाइट इज एंटरिंग, इन विच लाइट इज रिफ्रैक्टिंग, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये साइन कन्वेंशन आपको याद है तो आपको क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये हमने किसके लिए लिया, जब हमने लाइट रे को रिफ्रैक्ट कराया रेयरर टू डेंसर मीडियम में, तो हमारा फॉर्मूला ऐसा आया। अगर मैं इसका उल्टा करूं, डेंसर टू रेयरर रिफ्रैक्शन कराऊं, तो क्या मुझे यही फॉर्मूला मिलेगा या उसके लिए अलग फॉर्मूला मिलेगा? तो उसके लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा, सेकेंड केस, ठीक है। तो राइट नाउ वी हैव द एक्सप्रेशन μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, ठीक है। चलो सेकेंड केस देखते हैं। अगर मैं अभी क्या कराया था मैंने बेटा, रेयरर टू डेंसर, अगर मैं डेंसर टू रेयरर कराऊं तो क्या होगा भाई चलो, केस 2, व्हेन लाइट इज refracted, when light is entering from denser medium to rarer medium, ऐसा रहा तो क्या होगा, ठीक है भाई। चलो दिस टाइम ये मान लो ऐसा है, ये हमारा क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये सपोज ऑब्जेक्ट है, और ये सपोज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अपन क्या करेंगे बच्चे, एक लाइट रे यू इंसिडेंट कराया, ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे हो गया। नॉर्मल डालने के लिए आप क्या करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिला दोगे, तो ये आपका नॉर्मल का काम करेगा। इसको जाना कैसे चाहिए था बेटा, इस इंसिडेंट रे को सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयरर जा रहा है, ठीक है। तो बेटे जब डेंसर टू रेयरर जाता है तो हमने क्या पढ़ा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। तो ये नॉर्मल है, ये जाना चाहिए था, अवे होगा तो इस तरीके से झुक जाएगा, ठीक है। तो ये मान लो झुक करके ऐसा चला गया, ठीक है, यहां पे। तो बेटे ये वाला जो रे हमने भेजा था वो रिफ्रैक्ट होकर के ऐसा हो गया, और एक लाइट रे मैंने ऐसा सीधा भेजा, तो वो क्या होगा बेटा, डायरेक्टली विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाएगा। तो दो रिफ्रैक्टेड रे, ये और ये यहां पर मिल रहे हैं बच्चे, तो यहां मेरा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। यहां क्या बन गया, इमेज बन गया। तो हियर इज द ऑब्जेक्ट, हियर इज द इमेज, हियर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज पोल। ओके, आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। अब बेटे एंगल्स डिसाइड करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और मैंने क्या बोला बेटा, ऑब्जेक्ट वाले को लो अल्फा, इमेज वाले को लो बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले को लो गामा, ठीक है। इसके साथ एक और काम करो, यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल लो, ठीक है, ऐसा एम एन, ठीक है, एम एन। यहां पर देखो और अच्छे ढंग से हमको दिख रहा है कि एन और पी क्या है, बहुत 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 पास है, ठीक है, इतना पास है कि हम दोनों को एक ही मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो बेटे, तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल OMC, ठीक है, OMC में क्या दिख रहा है आपको बताओ। तो इसमें दिख रहा है कि ये गामा एक्सटीरियर है और अल्फा और आई क्या है बेटा, अल्फा और आई क्या है, इंटीरियर है। तो देयरफॉर गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई प्लस अल्फा, देयरफॉर आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटे, गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप आ जाओ बेटे ट्रायंगल MCI, ठीक है, इन
ट्राइंगल एम सी आई। जब हम यहां आते हैं तो इस बार हमको आर जो है वो एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है और गामा और बीटा इंटीरियर दिख रहा है। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, गामा प्लस बीटा। ठीक है, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा प्लस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ यूज स्नेल्स लॉ। ठीक है, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा बच्चे, इधर कर अगेन मैंने देखो दो चीजें हैं, आप ऐसे कंफ्यूज हो सकते हो कि सर ने जो मटेरियल था पहले उसका म्यू2 लिया था, तो अभी भी इसको क्या लेना चाहिए था, म्यू2 लेना चाहिए था। बट ऐसा नहीं करना है, हमको ये नहीं देखना है कि मटेरियल का हमको लेना है, हमको ये देखना है कि लाइट जा किधर से रहा है और किस मीडियम में जा रहा है। जिस मीडियम से जा रहा है, मतलब जिस मीडियम में इंसिडेंट हुआ है, वो क्या लेना है आपको हमेशा, म्यू1। ठीक है, ये म्यू1 है, और जिस मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रहा है दैट इज म्यू2। ठीक है, तो कहानी चेंज हो गया। पिछले बार बाहर वाला जो मीडियम था हमने उसको म्यू1 लिया था और मटेरियल के अंदर वाला म्यू1 लिया था। देखो इस बार क्या हो रहा है, मटेरियल के अंदर वाला म्यू1 है और बाहर वाला म्यू2 है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, आपको बस सिर्फ इतना सोचना है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, और ऑब्जेक्ट से ही तो लाइट आती है। ठीक है, तो लाइट कहां से इनकमिंग हो रही है, लाइट कहां से इंसिडेंट हो रहा है, वो मीडियम को म्यू1 मान लेना है आंख बंद करके, और जिस मीडियम को जा रहा है रिफ्लेक्ट होने के बाद उस मीडियम को आपको म्यू2 मान लेना है। बस इतना सा काम करना है। ठीक है, तो बेटे लगाओ स्नेल्स लॉ, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 और इधर का एंगल आई, तो म्यू1 साइन आई इज इक्वल्स टू उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 साइन ऑफ एंगल आर। ठीक है, ऐसा हो गया। अगेन बेटे सेम चीज, क्योंकि एंगल्स बहुत छोटे हैं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, म्यू1 आई लिख सकता हूं, इसको म्यू2 आर लिख सकता हूं। तो म्यू1 आई के बदले क्या है बच्चे, देखो आई इक्वल्स टू क्या है, गामा माइनस अल्फा, सो गामा माइनस अल्फा। म्यू2 आर कितना है बेटे, आर है गामा प्लस बीटा, गामा प्लस बीटा। अगेन क्योंकि एंगल्स बहुत छोटे हैं तो एंगल किसके बराबर हो सकते हैं, टेन थीटा के बराबर हो सकते हैं। तो मैं इसको टेन गामा, इसको टेन अल्फा, टेन गामा टेन बीटा ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, तो देयरफॉर म्यू1 इसको क्या लिख सकता हूं मैं, टेन गामा माइनस टेन अल्फा, ठीक है, इक्वल टू म्यू2 टेन गामा प्लस टेन बीटा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। देख लो बेटे टेन गामा कहां मिलेगा आपको, इस ट्रायंगल में टेन गामा मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस mn अपॉन nc। ठीक है, तो म्यू1 इंटू mn अपॉन nc माइनस टेन अल्फा कहां मिलेगा बेटा, इसमें इस ट्रायंगल में o m n में। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, mn अपॉन no, no ये हो गया, म्यू2 टेन गामा, अगेन टेन गामा mn अपॉन nc, mn अपॉन nc प्लस टेन बीटा क्या हो जाएगा बेटा, इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा mn i, तो mn क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर mn अपॉन ni। ठीक है, mn अपॉन ni ऐसा हो गया बच्चे। देखो क्या कट रहा है, mn सब में कॉमन है, काट देंगे इसको, mn 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 कैंसिल हो गया। सो वी हैव नाउ म्यू1 1 अपॉन nc माइनस 1 अपॉन no इक्वल्स टू म्यू2 1 अपॉन nc प्लस 1 अपॉन ni। क्योंकि बेटा एपर्चर बहुत छोटा है, n को क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो p से, तो सिंस एपर्चर इज वेरी स्मॉल, ठीक है, एपर्चर इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर p and n are very very close। ठीक है बेटे, तो जहां जहां आपको n दिख रहा है उसको आप p से रिप्लेस कर लो। ठीक है, ऐसा करने पर क्या मिलता है, तो भाई हमारे को मिल रहा है म्यू1 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी ओ इक्वल्स टू म्यू2 1 अपॉन पी सी प्लस 1 अपॉन पी आई। अब बताओ बच्चे पी ओ क्या चीज है, पी ओ इक्वल टू, तो पी से ओ ऑब्जेक्ट है बेटा, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अब लाइट किधर से किधर जा रही है बेटा, इस तरफ से इस तरफ जा रही है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से यहां है। ठीक है, तो क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, तो माइनस यू। अगेन आपको पीओ, हाँ पीओ हो गया बेटा, पीसी, पीसी, तो बेटा पीसी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है,
और लाइट के अपोजिट में, ठीक है, लाइट इधर से इधर जा रही है, इधर, तो माइनस लेना पड़ेगा बेटा, माइनस आर, और क्या है आपके पास, पी आई, ठीक है। इमेज किधर बना है, इधर, तो पी से आई क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, है ना, ये इमेज डिस्टेंस हो गया। तो v राइट साइड में है बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो पी आई क्या हो गया आपका, v हो गया, ठीक है। तो इन सारे वैल्यूज को इसमें पुट करना है अपने को, ठीक है। इसको पुट करने के बाद अपने को क्या मिल रहा है, μ1 इंटू 1 अपॉन पी सी इज माइनस आर, माइनस 1 अपॉन पीओ, पीओ इज माइनस यू, is equals to μ2 into 1 upon PC, PC is minus R and plus 1 upon PI is V, ठीक है भाई। ये माइनस प्लस हो गया, तो बच रहा है हमारे पास μ1 इंटू माइनस 1 बाई आर प्लस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 इंटू माइनस 1 बाई आर प्लस 1 अपॉन V, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, माइनस μ1 बाई आर प्लस μ1 बाय u इज इक्वल टू माइनस μ2 बाय r प्लस μ2 बाय v। इसको इधर रहने देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इस तरफ लाता हूं, तो ये इधर आकर के प्लस हो गया बेटा, μ2 बाय r माइनस μ1 बाय r, ये पहले से था, इसको इधर ले जाता हूं, इधर ये ऑलरेडी था μ2 बाय v और ये इधर जाकर के माइनस हो गया μ1 बाय u, ठीक है। तो फाइनली μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू, r दोनों में सेम है बेटा, तो μ2 माइनस μ1 बाय r। क्या समझ में आया आपको, यहां तो मैजिक हो रहा है। क्या मैजिक हो रहा है भाई, कि चाहे मैं रेयर टू डेंसर भेजूं, चाहे मैं डेंसर टू रेयर भेजूं, ठीक है, और चाहे सरफेस कनकेव हो चाहे सरफेस कन्वेक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला जो आएगा वो सेम आएगा, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, इसमें कोई चेंज नहीं है। चाहे रेयर टू डेंसर जा रहा हो, डेंसर टू रेयर जा रहा हो, सरफेस कनकेव हो कन्वेक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है। फॉर्मूला एक ही आएगा, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो फर्क किस चीज का है, फर्क बस μ1 और μ2 को समझने में है। यहीं पर पूरा का पूरा जो है मिस्टेक करने के चांसेस आते हैं, कि आपने अगर μ1 μ2 मानने में गड़बड़ की तो आंसर गलत आएंगे। तो बेटे अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, μ1 कौन है, जहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है, या फिर जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, जहां से लाइट आ रही है, ठीक है, ये हो गया आपका μ1। और जिस मीडियम में लाइट जा रही है, यानी जहां इमेज फॉर्म हो रहा है, वो आपका μ2 है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, फॉर्मूला सेम हम यूज करेंगे, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, सेम फॉर्मूला यूज करना है। तो ये हो गई बात हमारी। तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस पर एक फॉर्मूला, एकमात्र फॉर्मूला यूज करना है, और वो है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू is equals to μ2 minus μ1 by r, in which μ1 is the refractive index of the material from which light is coming, या light is being incidented, and μ2 is the refractive index of the material in which light is refracting, light is going, ठीक है। ऐसा बस आपको याद रखना है, ठीक। अब देखो स्फेरिकल, ये जो स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको दो दो फोकस मिलते हैं। क्या, दो फोकस मिलते हैं, ठीक है, इस चीज को समझो। फोकस ऑफ कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फोकस ऑफ कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, चलो कैसे भाई, मान लो हमने एक कन्वेक्स सरफेस बना लिया, ओके, यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, किस पर बेटा, एफ, कितनी दूरी पर,
एफ डिस्टेंस पर, यानी फोकल लेंथ के डिस्टेंस पर, और यहां से मैंने लाइट को इंसिडेंट कराया। ठीक है, यहां से मैंने लाइट को इंसिडेंट कराया यू। तो हमारा डेफिनेशन ही क्या है बेटा, हमारा डेफिनेशन ही क्या है कि फोकस से जो लाइट रे आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। और हम क्या मानते हैं बेटा, पैरेलल रेज कहां से आती है या कहां को जाती है, पैरेलल रेज कहां से आती है या कहां को जाती है, तो हमेशा याद रखें पैरेलल रेज इंफिनिटी से आती है या इंफिनिटी को जाती है। ठीक है, तो यहां पर दिख रहा है बेटा कि ऑब्जेक्ट हमने फोकस पे रखा और ये रेस कहां जा रहे हैं, पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए तो कहां जाएंगे, इंफिनिटी पर जाएंगे। ठीक है, तो बेटे ये क्या हो गया आपका, इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम कर रहा है, और इधर इंफिनिटी पर क्या बनेगा आपका, इमेज बनेगा। तो ये क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। चूंकि हमको पता है, क्या पता है बेटा, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये चीज अपने को पता है। क्लियर मेरी बात? ठीक है बेटे, तो देखो μ2/v, v क्या हो गया, देखो इंफिनिटी, तो μ2/इंफिनिटी माइनस μ1/u, μ1/u, u कितना है बेटा, माइनस ऑफ f, है ना, क्योंकि उधर है उस तरफ है तो क्या हो जाएगा, माइनस f हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1/r है, μ2 माइनस μ1, r क्या होगा बेटा, r पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इस तरफ होगा इसका रेडियस। ठीक है, तो μ2 माइनस μ1/r, r तो पॉजिटिव रहेगा, तो क्या हो रहा है, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी बिकम्स 0, तो क्या आ रहा है, देखो μ1/f इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, μ2 माइनस μ1/r। तो ये वाला जो फोकल लेंथ है, सपोज मैंने इसको f1 बोला, तो देयरफॉर f1 इक्वल टू क्या हो गया, μ1 इंटू r अपॉन μ2 माइनस μ1। ऐसा आ गया, ये फर्स्ट फोकस आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट फोकस हो गया, इसको हम ऑब्जेक्टिव फोकस भी बोल सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट वाला फोकस, ऑब्जेक्ट की साइड वाला फोकस, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? तो एक ये फोकस हुआ। ठीक है, दूसरा मैंने बोला आपको दो फोकस होते हैं, दूसरा फोकस कौन सा होगा, अगेन इस बार क्या करें, इधर से पैरेलल लाइट रेज लाएं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ रखा है बेटा, पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पर मिलते हैं, फोकस पे मिलते हैं, ऐसा हो गया। ओके, तो इस बार देखो लाइट रे आ कहां से रही है, इंफिनिटी से, तो इस बार क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी हो गया, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी हो गया। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ठीक है, और इमेज कहां बनेगा, फोकस पर। ठीक है, फोकस पर इमेज बनेगा। मान लो इस बार फोकस को नाम दिया मैंने f2, तो ये क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस भी हो गया, है ना, ये इमेज डिस्टेंस भी हो गया। तो ये रही कहानी। इस बार रेडियस इस बार भी कहां आएगा बेटा, इस तरफ आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो चूंकि μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, तो बेटे देखो v के बदले में क्या रख सकता हूं, f2 लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा μ2/f2 माइनस μ1/u, कितना लिख सकता हूं, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी एक्चुअली। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या होगा बेटे, r। अब देखो समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी बिकम्स 0। ठीक है, क्या बच गया, μ2/f2 इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, देयरफॉर f2 क्या हो गया बेटा, μ2 इंटू r अपॉन μ2 माइनस μ1। ठीक है भाई, तो देखो सेकेंड फोकस आ गया ये।
ठीक है, सेकेंड फोकस। तो आपको क्या दिख रहा है बेटे, क्लियरली दिख रहा है कि दो फोकस है ना। आपको इस केस में दो दो फोकस मिलेंगे, एक ऑब्जेक्ट वाला फोकस और एक इमेज वाला फोकस, ठीक है, F1 और F2। अब अगर कोई पूछे कि हमें इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन मिल सकता है, तो रिलेशन भी मिल सकता है बेटा इनके बीच में। दोनों को पकड़ के डिवाइड कर लो, देखो क्या होता है। मिरर में एक ही होता था, क्यों? क्योंकि एक ही साइड से लाइट डाल सकते हैं। यहां पर क्या है भाई, इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें दोनों तरफ से लाइट डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट आ भी सकती है, जा भी सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मिरर में क्या होता है बेटा, लाइट पार नहीं कर सकता, इसलिए वहां पर एक ही फोकस होते थे। बट यहां पर क्या हो सकते हैं, दो दो फोकस हो सकते हैं, ये और ये। अगर मैं इनके रिलेशन की बात करूं तो F1 अपॉन F2 कर लो बेटे, तो देखो क्या हो जा रहा है, μ1 r बाय μ2 माइनस μ1 अपॉन μ2 r बाय μ2 माइनस μ1। तो क्या कैंसिल हो रहा है, r और ये कैंसिल हो जा रहा है। तो F1 और F2 देखो क्या हो रहा है बेटा, μ1 और μ2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन दोज टू फोकस, ठीक है, उन दो फोकस के बीच में ये रिलेशन आएगा, F1 बाय F2 इक्वल्स टू μ1 बाय μ2। ओके, गॉट दिस। अच्छा, एक और चीज बेटा, पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, पावर ऑफ कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पावर ऑफ कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो बेटे, फर्स्ट केस में हमें क्या मिला, फर्स्ट फोकस से F1 इक्वल टू μ1 r अपॉन μ2 माइनस μ1, ठीक है, μ1 r अपॉन μ2 माइनस μ1। इसको मैं इस तरीके से करूं जो कि इसके पहले स्टेप में आया था, इसको इधर इसको इधर, तो μ1 बाय F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, μ1 बाय F1 इक्वल टू हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये जो μ1 बाय F1 है ना, इसी को अपन कहते हैं पावर। तो पावर इक्वल्स टू μ1 बाय F1 और यही इक्वल टू क्या है बच्चे, μ2 माइनस μ1 बाय r के। तो दिस इज द पावर, ठीक है, ओके। तो ये पावर एक कंडीशन में आया बेटा। सेकेंड कंडीशन में सिमिलरली अगर मैं ये करूं तो देखो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू μ2 बाय F2 इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ओके, दिस इज द पावर। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का भी पावर होता है। पावर बेसिकली होता क्या है बेटा, पावर होता है द एबिलिटी ऑफ बेंडिंग द लाइट रेस, ठीक है। बेसिकली आप क्या देखते हो, लाइट हमने डाला तो लाइट क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। तो वो बेंड करने की जो एबिलिटी है वो पता चलता है किससे, उसके पावर से, ठीक है। तो पावर भी आपने समझ लिया बच्चे। इसके पहले मिरर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर एक टर्म पढ़ा था हमने बच्चे, क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन। उसका एक और नाम था लैटरल मैग्निफिकेशन, ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन या लैटरल मैग्निफिकेशन, ओके। इस या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हो आप इसको, है ना, तीन तीन नामों से जान सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी क्या लीनियर मैग्निफिकेशन या लैटरल मैग्निफिकेशन होता है क्या, ठीक है, समझते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन या लैटरल मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन in case of curved refracting surface, curved refracting surface, ठीक है। कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में अगर इस चीज को हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, सी मान लो बच्चे हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, तो इसकी हाइट जो हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगी, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया। अगर मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, एक लाइट रे को
रूम ठीक है। इस तरीके से हमने एक ऑब्जेक्ट रखा और इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है। एक लाइट रे ऐसा ले गया, एक लाइट रे मान लो इस तरीके से ले गया, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है। इसका नाम ए बी था, इसका नाम हमने क्या रख दिया, ए डैश बी डैश, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये वाला जो लाइट रे था बेसिकली, है ना, इसमें कोई रिफ्रैक्शन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको किस पे डाला है, पोल के ऊपर डाला है। पोल के ऊपर मतलब आप नॉर्मली डाल रहे हो, नॉर्मल रेस का, है ना, नॉर्मल इंसिडेंस का रिफ्लेक्शन थोड़ी होता है, तो ये सीधा पास हो जाएगा। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बेटे, सेम हो जाएगा, है ना। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अच्छा, इधर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, इसको क्या ले लूंगा, μ1। इधर हमने इमेज बनाया है, इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, μ2। यूज करो बेटा, यूज करो आप क्या चीज, स्नेल्स लॉ का, यूजिंग स्नेल्स लॉ। यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या कहता है, इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 इनटू साइन ऑफ इधर का एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन आई हो गया। इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आर, ठीक है। अब बच्चे, चूंकि हमने पहले ही बोला है कि ये आई आर ये सब क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, μ1 इंटू टेन आई भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग μ1 और इसको हम लोग टेन आर भी लिख सकते हैं। तो बताओ यहाँ से टेन आई क्या हो जाएगा, यहाँ से टेन आई हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका HO है, और अभी चलो सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, AB अपॉन PA, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और इधर μ2 इंटू टेन आर क्या हो जाएगा बेटा, A डैश B डैश अपॉन PA डैश, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब चलो AB है क्या, AB क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऊपर है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो μ1 इंटू HO अपॉन PA, PA क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट में है, माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस U इक्वल्स टू μ2 इंटू A डैश B डैश क्या है, इमेज है, और ये इसकी इमेज की हाइट। और बेटा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस से नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस HI अपॉन PA डैश, इमेज है, इमेज डिस्टेंस लेना पड़ेगा, राइट साइड में है, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखूं, इसको इधर बुलाता हूं, क्या हो जाएगा, μ1 बाय U इंटू क्या हो जाएगा, V अपॉन μ2, μ1 बाय U इक्वल्स इंटू V बाय μ2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, HI बाय HO। देयरफॉर HI बाय HO इज इक्वल्स टू, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, V बाय μ2 अपॉन U बाय μ1 लिख सकता हूं, μ1 को नीचे ले जा सकता हूं, तो U बाय μ1। बेटे डेफिनेशन याद करो लीनियर मैग्निफिकेशन का, क्या होता था डेफिनेशन, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को ही अपन क्या कहा करते थे, लीनियर मैग्निफिकेशन, दैट मींस दिस इज m, ठीक है। तो देयरफॉर फाइनली वी हैव m इक्वल टू V बाय μ2 अपॉन U बाय μ1। तो m इक्वल टू आया HI बाय HO इज इक्वल्स टू V बाय μ2 अपॉन V बाय μ1। तो वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला U। ओके, तो ये रही कहानी रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस की। ओके, तो भाई आज हमने जो भी कंसेप्ट हो सकता था रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का, वो सारा आज हमने डील किया, ठीक है। आप इसके ऊपर प्रॉब्लम्स बनाइए, जो भी प्रॉब्लम होता है, कल आपका डाउट सेशन भी है, तो आप पूछ सकते हो उसको, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेकर के, और या आप अपने डाउट्स भेजोगे तो और बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन टाटा बाय बाय।